हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी गुरु चैनल। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी को शुरू करने वाले हैं, भूगोल को शुरू करने वाले हैं। 9th क्लास में आपने सोशल साइंस को पढ़ा होगा, खूब इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर थे। 10th का जो आपका सिलेबस रहेगा, कंप्लीट सोशल साइंस की बात करें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जिस बेसिक की बात करते हैं हम किसी भी एग्ज़ाम में, वो बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे इस 10th क्लास की सोशल साइंस में है। ज्योग्राफी है, इसमें टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स होंगे और उन चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है आज हम शुरू करने वाले, ये हमारे पहले चैप्टर का पहला एपिसोड रहने वाला है। दूसरा एक और बात कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे, 10th क्लास में बोर्ड रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सोशल साइंस का स्कोर है वो अच्छा रहना चाहिए परसेंटेज के लिए। और सोशल साइंस में से ज्योग्राफी है वो आपकी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, साथ ही साथ तैयार हो जानी चाहिए। दूसरा जो गलती बच्चे करते हैं सोशल साइंस में, वो गलती ये करते हैं कि वो क्रैम करने की कोशिश करते हैं, हेल्प बुक का यूज़ करते हैं। अगर आप हेल्प बुक का यूज़ करोगे, चैप्टर को समझोगे नहीं, कंसेप्ट को समझोगे नहीं, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत बोरिंग होने वाला है। लेकिन अगर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे या समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चलोगे, तो बहुत आसान भी यही सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही कंसेप्ट है, वही चीज़ें हैं, वही मटेरियल है, वही कंटेंट है जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिनसे हम रूबरू हुए हैं, जिनसे हम अवगत हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सिस्टमेटिक वे से उन चीज़ों को समझते हैं। ओके, तो आप उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से तैयार होंगे, आपके हाथ में पेन पेंसिल होगी, और उम्मीद ये भी है कि आप बुक लेकर के बैठोगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए हम आज के पहले सेशन की शुरुआत करते हैं, और हमारा पहला सेशन है पहले चैप्टर का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? इस चैप्टर में हम बात करेंगे संसाधन की, रिसोर्सेज की, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की, रिसोर्स प्लानिंग क्यों और कैसे। थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की और सॉइल्स, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे इस चैप्टर में। बाकी ये सारा का सारा जो चैप्टर है आपने कंप्लीट चैप्टर 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं रिसोर्स है क्या, संसाधन किसे कहते हैं। आप कहाँ बैठे हो? रूम में बैठे होंगे, जहाँ भी बैठे होंगे आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में सेल फोन है, ईयरफोन आप यूज़ कर पा रहे होंगे, उसको यूज़ कर रहे होंगे, या आप लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो, या आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो। आपके हाथ में नोटबुक होगी, पेन पेंसिल होगी, बुक्स होगी, आपके पास बैग होगा, आप किसी चेयर के ऊपर बैठे होंगे या फिर आप बेड के ऊपर बैठे होंगे। इसके अलावा रूम में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सभी रिसोर्स है, संसाधन है। मतलब कुछ भी, हाँ, कुछ भी जो आपको दिखाई दे रहा है वो सभी संसाधन है। तो ये संसाधन होते क्या हैं? हम डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं, जो हमारे काम आ सकती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो एवरीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एवरीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन बींग्स नीड इज नॉन एज रिसोर्स। कोई भी वस्तु। ओके, तो अब आसपास कितनी सारी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, सभी काम किया ना, तो ये सभी क्या है? संसाधन है। आप क्लासरूम में बैठते हो, क्लासरूम में आपके पास, आप देखते हो डेस्क के ऊपर आप बैठ रहे हो, आपके पास स्कूल बैग है, आपके पास बुक्स है, आपके पास पेन है, आपके पास पेंसिल है, चेयर है, चौक है, ग्रीन बोर्ड है, फैन है, वो सभी संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु तो संसाधन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। संसाधन है, हर वस्तु वो काम आ सकती है, वो संसाधन है। अब उसके लिए 3 शर्तें होती है। काम तब आएगी जब वो वस्तु है उसके लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए उसको उपयोग करने के लिए। दूसरा, हमारे पास इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी उसके उपयोग करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तीसरा, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी कि लोग भी उसको उपयोग करने के लिए तैयार होने चाहिए।
तो वो संसाधन बन जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, हमारे काम आ सकती है, वो संसाधन है। जो भी आपको आसपास दिखाई दे वो सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, अब जैसे हम एक कोयले का एग्जाम्पल लेते हैं, कोल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कोयला पहले था, लेकिन पहले वो हमारे काम नहीं आता था, उपयोग नहीं होता था उसका, जब तक हमने स्टीम इंजन का, भाप के इंजन का आविष्कार नहीं किया। उसके बाद हमने ऊर्जा प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। क्या बन गया? वो संसाधन बन गया। काम नहीं आ रहा था तो वो संसाधन नहीं था। तो ये डेफिनेशन हुई कि संसाधन होता क्या है। अब हम बात करते हैं संसाधन है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले जो संसाधन है, अगर हम मुख्य तौर पे बात करें तो मुख्य तौर पर मेनली हम रिसोर्स को दो भागों में बांट सकते हैं। रिसोर्स को कितने भागों में? दो भागों में, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। दो किए, एक तीसरा हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग निकाल सकते हैं नेचुरल से। तो कितने रिसोर्स हो गए? 3 हो गए मुख्य तौर पर। कौन कौन से? मानव संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए और मानव निर्मित संसाधन हो गए। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, नेचर से मिले हैं। पेड़ पौधे, वन्य जीव, मिट्टी, जल, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन जो आसपास देख रहे हो, घर, ये बेड, ये चेयर, आपके पास जो पेन है, आपकी बुक्स है, सेल फोन है, क्लासरूम है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इनको निर्मित किया गया है। और तीसरा जो संसाधन है वो हम, क्योंकि संसाधन उपयोगी तभी होता है जब मनुष्य उनको यूज़ करता है, मानव उनको यूज़ करता है। यानी कि मानव खुद एक संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन इसको माना जाता है। यह आपने 9th क्लास में भी इकोनॉमिक्स में लोक संसाधन के रूप में उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हम मानव खुद एक संसाधन है। तो ये था मुख्य तौर पर। लेकिन बहुत सारे और आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिया गया है कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बेस की अलग अलग भागों में संसाधन को बांट सकते हैं। तो चलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन है उसका वर्गीकरण है वो कई आधार पे किया जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि वो बना है उसके आधार पे, कैसे वो पैदा हुआ है, बना है, निर्माण कैसे हुआ उसके आधार पे। समाप्यता के आधार पे हो सकता है, यानी नवीनीकरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पे और विकास के सत्र के आधार पे। यानी कि ये 4 आधार है जिस आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स का बनने वाला है इस टॉपिक में से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जिन संसाधनों की प्राप्ति या उत्पत्ति जैव मंडल से हुई है वो जैव संसाधन, इनमें जीवन व्याप्त है। यानी लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। यानी जो जीवित है, जिनमें जीवन व्याप्त है, जो सांस लेते हैं, वो जैव संसाधन है। जैसे मनुष्य, जैसे वनस्पति, जैसे अन्य वन्य जीव हैं, या मत्स्य है, या पशु हैं, वो सभी क्या है? जैव संसाधन। सांस लेते हैं ना, आप ले रहे हो सांस, तो आप क्या हो? जैव संसाधन हो। आपके हाथ में सेल फोन है, सांस ले रहा है? नहीं ले रहा, तो ये जैव संसाधन नहीं है। दूसरा है अजैव संसाधन, यानी कि निर्जीव वस्तुएं, वो वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है, वो वस्तुएं जो सांस नहीं लेती है, वो वस्तुएं जो जीवित नहीं है। यानी नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। नॉन लिविंग थिंग्स, उनमें आपके आसपास आपका बेड, आपका सेल फोन, आपकी चेयर, आपके क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, ये सभी रिसोर्स तो हैं लेकिन जीवित नहीं है। तो ये कौन से हैं? अजैव संसाधन है। यानी आप क्लासरूम में होंगे तो क्लासरूम में आप, आपके फ्रेंड्स, टीचर, ये कौन से होंगे? ये जैव संसाधन में आएंगे, और बाकी सभी जो क्लासरूम में होगा वो अजैव संसाधन में शामिल होगा। तो ये था उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि बनने के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैव और अजैव। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बेस है वो है समाप्यता के आधार पे, नवीनीकरण के आधार पे, रिन्यूएबिलिटी के बेस पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, नवीनीकरण योग्य
और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे सभी संसाधन जिनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, विच कैन बी रिन्यूड इन शॉर्ट पीरियड, जिनको कम समय में हम दोबारा पैदा कर सकते हैं, वो सभी संसाधन नवीनीकरण योग्य संसाधन होंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव, ये सभी क्या नवीनीकरणीय संसाधन है। आपने सौर ऊर्जा का उपयोग किया, कल सूर्य की लाइट थोड़ी धीमी हो जाएगी क्योंकि आपने उपयोग कर लिया, होगा ऐसा? नहीं होने वाला है, यानी कल भी उतने ही तेज निकलेगा धूप। ऐसे ही पवन ऊर्जा, आप उससे पवन ऊर्जा प्रोड्यूस कीजिए आप, लेकिन कल फिर उतनी ही वैसे ही चलेगी। जल है, जल चक्र आपने समझा होगा साइंस में। जल है वो पृथ्वी के ऊपर उतना ही रहना, उसका वितरण इधर से उधर हो सकता है लेकिन वो यहीं रहना है। वन है, आप काटते हो उसकी जगह दोबारा लगाया जा सकता है, नहीं लगाते वो अलग बात है लेकिन लगाया जा सकता है। तो ये नवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी कि इनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा इनको उपयोग कर सकते हैं हम। दूसरे होते हैं अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अनवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, फिनिश, और इनको अगर दोबारा बनना हो तो संभव तो है लेकिन लाखों वर्ष लग जाएंगे। जैसे तेल, खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, वो सभी क्या है? अनवीनीकरण योग्य संसाधन। आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, अगर वो ख़त्म हो गया तो आप बोलोगे आबड़ा कडाबड़ा, आबड़ा कडाबड़ा, आबड़ा कडाबड़ा, वो दोबारा बन जाएगा। कोयला जला, उसके बाद आप बोलोगे आबड़ा कडाबड़ा, आबड़ा कडाबड़ा, वो दोबारा बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार ख़त्म तो ख़त्म, फिनिश। तो ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन बन सकते हैं दोबारा इनको बनने में एक लंबा समय लग जाएगा। तो ये था समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। अब हम तीसरे आधार की बात करते हैं, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का अर्थ है मालिक कौन है, ऑनरशिप के बेस पे। स्वामित्व के आधार यानी कि कौन मालिक है, उसके आधार पे संसाधन वो चार भागों में बांट सकते हैं हम। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व, मालिकाना हक कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे आपके बैग में आपकी बुक है, वो किसकी है? आपकी है। संसाधन है ना, बुक काम आ रही है, लेकिन किसकी है? आपकी है, तो वो निजी संसाधन है। आपके हाथ में जो सेल फोन है आपका निजी संसाधन है, आपका घर आपका निजी संसाधन है, आपकी ज़मीन आपका निजी संसाधन है, आपका व्हीकल आपका निजी संसाधन है। ओके, तो इसमें जैसे भूखंड, घर, कुछ भी जो आपके घर में है वो जो आपका है उसको हम निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ओके, प्राइवेट रिसोर्सेज। उसके बाद दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन, कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व पूरे समाज के अधीन होता है। जैसे सार्वजनिक पार्क है, या आपके गांव में पंचायती ज़मीन है या तालाब है, वो किसका हक है? पूरे गांव का है, पूरे गांव का अधिकार है। या पिकनिक स्पॉट होता है, या खेल का मैदान जो गांव में या शहर में कहीं बना होता है, तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, तो उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसके बाद तीसरा जो संसाधन है वो है राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो पूरे देश में पाए जाते हैं, जिसके ऊपर पूरे देश का अधिकार होता है। टेक्निकली बात करें तो सब कुछ ही पूरे देश का ही होता है जो देश में है, लेकिन फिर भी जिनके ऊपर प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्र का अधिकार होता है। जैसे खनिज की हम बात करें, खनिज कहीं पर भी अगर पाए जाते हैं उनके ऊपर सरकार का अधिकार होता है, देश का अधिकार होता है। तो कैसे संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन है। ओके, तो वो सभी संसाधन जिनके ऊपर राष्ट्र का अधिकार होता है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, एक देश के अंदर जो पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा जो संसाधन है स्वामित्व के आधार पे वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है, उससे पार जो खुले महासागरीय संसाधन है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। यानी उससे पार जो संसाधन है तट रेखा की एक सीमा के अंदर है,
वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। उसके बाद वो साझे संसाधन आ जाते हैं। लेकिन 200 किलोमीटर दूर यानी खुले समुद्र, आप सीधे तौर पे लिख सकते हो, जो ओपन ओशियन फील्ड होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, यानी पूरे देशों की साझा विरासत होते हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अनुमति के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है संसाधन क्या है, हमने पढ़ा है संसाधन मुख्य तौर पर कितने प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पे, नवीनीकरण के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब हम आगे जो नेक्स्ट हमारा टाइप है रिसोर्सेज का, जो लास्ट वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो है डेवलपमेंट के बेस पे, डेवलपमेंट के लेवल के बेस पे रिसोर्सेज वो कितने प्रकार के होते हैं। विकास के सत्र के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के सत्र के आधार पे सबसे पहले संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनको बोलेंगे, यानी कि वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है, इनका उपयोग किया नहीं गया है, अभी उपलब्ध है लेकिन उनका उपयोग किया नहीं गया, किया जा सकता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, उसके भविष्य उज्जवल है, अपार संभावनाएं हैं। अब इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको उपयोग में ले लेंगे। तो ये कैसे रिसोर्सेज हैं? ये संभावी संसाधन है, ज़रूरत पड़ेगी तब हम इनको उपयोग कर सकते हैं, यानी संसाधन है, उपलब्ध भी है, हमें पता भी है, लेकिन हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल है, संभावी संसाधन है। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन कौन से? कि वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता मात्रा के बारे में हमें पता है और उनको हम उपयोग भी ले रहे हैं। जैसे किसी नदी के ऊपर हमने डैम बना रखा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत पैदा कर रहे हैं, तो वो क्या है? कैसा संसाधन? विकसित है, क्योंकि हमने उसको उपयोग में लेके आ रहे हैं। वन क्षेत्र है, उसका अगर हम उपयोग करें तो विकसित संसाधन है। आपके खेत हैं, आपके जो खेत हैं उसमें फसलें ले रहे हो, खेत क्या है? संसाधन है। और फसलें ले रहे हो, कृषि कर रहे हो, तो वो क्या है? विकसित संसाधन कहलाएंगे। ओके, जिनका उपयोग करें वो संसाधन विकसित संसाधन है। तीसरे जो संसाधन होते हैं वो होते हैं भंडार। विकास के सत्र के आधार पे वो होते हैं भंडार, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग हालांकि नहीं हो रहा है तकनीक के अभाव में। यानी कि संसाधन है, पता है कि ये संसाधन उपयोग में आ सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस, हमें ये नहीं पता है। एग्जाम्पल लें वाटर, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। यानी उसमें क्या है? पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम है, 1 एटम ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन है उसमें। हाइड्रोजन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा है। हाइड्रोजन को हमें पता है पानी में, उसको निकाल लें तो बड़े काम की चीज़ होगी। व्हीकल्स उसमें यूज़ करेंगे, मतलब हमें पेट्रोल पंप तक जाने की ज़रूरत नहीं, और वो तो हर जगह उपलब्ध होगी, है ना? बहुत सस्ता हो जाएगा सब कुछ, हर घर में हाइड्रोजन होगी, हर घर में आपके पास व्हीकल्स आप लेके आ सकते हो, कोई खर्च ही नहीं होंगे। लेकिन हमें ये पता है कि उसमें हाइड्रोजन है, हमें ये पता है कि ये रिसोर्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोजन उससे निकालें कैसे। तो ये कैसा भंडार संसाधन में आएगा, यानी यहाँ तकनीक का ज्ञान है, उसका अभाव है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है। तो ये किस संसाधन में आएगा? ये भंडार में शामिल होगा। उसके बाद है संचित कोष। लास्ट जो है संचित कोष है, वो पोटेंशियल की तरह ही है, भंडार की तरह ही है, यानी कि ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका उपयोग तकनीक द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इनका उपयोग शुरू नहीं किया गया। जैसे बांध बना करके हम जल विद्युत पैदा करें, अफ्रीका में अभी बहुत ज़्यादा संभावना है, वहाँ पर इस प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, जल विद्युत पैदा नहीं की जा रही है। तो भंडार का ही हिस्सा कह सकते हैं, संचित कोष है, पोटेंशियल की तरह भी है। तो कुछ जो बुक्स हैं, कुछ जो विद्वान हैं, वो संसाधन के 3 ही भाग मानते हैं। उसमें जो होता है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार। चौथा जो भाग है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसे हम संचित कोष में लेंगे, यानी कि तकनीक है हमारे पास और
नॉलेज भी उपलब्ध है, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो वो संचित में आएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, बहुत इजी रहा होगा, एक्चुअली में ही बहुत इजी रहने वाली है आपकी पूरी ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने समझा संसाधन क्या है, उसका वर्गीकरण किया, सब कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा वो आपके आसपास है, सारे के सारे एग्जाम्पल। तो आप फटाफट एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिए और उसके बाद तुरंत नोट्स बना लीजिए। फिर भी अगर डाउट्स रहता है, कोई भी डाउट का रहता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।